ठीक है, तो ऐसे समझो हमारा पर्पज क्या होता है जब भी हमें हाई अवेलेबिलिटी अचीव करना है। हाई अवेलेबिलिटी के दो तीन मैकेनिज्म होते हैं, या फिर कह लो दो तीन पर्पज होते हैं, एक से ज्यादा पर्पजेस होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड HADR। ठीक है, HADR का मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी डिजास्टर रिकवरी। तो जितने भी इंटरप्राइज कस्टमर्स होते हैं जिनको एज एन पॉलिसी, एज एन audit policy, as in part of the standard practice, they should need HADR। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर उनको एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड पे चलना है तो दे शुड इंश्योर दे शुड हैव अ हाई अवेलेबिलिटी अवेलेबल अलोंग विद द DR। तो जब आपके पास HADR है और उसके लिए आपके पास मल्टीपल मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो अब HADR की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेज हैं जिनको हम HADR में रख सकते हैं। ठीक है, तो पहली अप्रोच हम बात करते हैं बैकअप रिस्टोर। इट इज ऑल्सो कंसिडर एज एन HA और DR। मतलब ये बैकअप रिस्टोर भी इसका हिस्सा होता है। कैसे होता है, कैसे होता है, एक मिनट रुको। हाँ, तो बैकअप रिस्टोर HADR को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, मतलब इसको हम एज ए DR कर सकते हैं। HA नहीं है, हाई अवेलेबल नहीं है। अगर आप बैकअप ले रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो, तो क्या कर सकते हैं हम, रिस्टोर की कॉपी हम कहीं दूसरी ऐसी लोकेशन पर रख दें कि अगर आपका एक डेटा सेंटर खत्म हो जाए, क्रैश हो जाए, कोई फ्लड आ जाए, कोई कुछ भी हो जाए, तो आप वहां का दूसरे डेटा सेंटर से रिस्टोर करके अपना अचीव कर सकते हो DR। हाउएवर बैकअप के केस में भी आप बैकअप ले रहे हो तो उसका ऐसे कैसे है कि अगर आपका सिस्टम डाउन हो जाए तो आप रीस्टोर कॉपी से उसको फिर से अचीव कर लो। ठीक है, दूसरा HADR में कौन सी टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं लॉक शिपिंग। ठीक है, अब लॉक शिपिंग के केस में भी आप इसमें आपको दोनों मैकेनिज्म हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी, जिनमें आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक HR नहीं, HA नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं होता ये। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होता मतलब आप चाहो तो इसको आपको ह्यूमन इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक नोड चल रहा है ऑटोमेटिकली दूसरे पे चला जाए, क्योंकि लॉक शिपिंग में एट ए टाइम आप एक ही नोड को प्राइमरी रखते हो, दूसरे को आप सेकेंडरी रखते हो जो लॉक को शिप करता है। हाउएवर आप कुछ स्क्रिप्ट लिख के उसको कर सकते हो कि अगर एक डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिकली लॉग अप्लाई हो जाए, बट बाय डिजाइन एज पर द आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आपके पास यही ऑप्शंस होता है कि आप एट ए टाइम वन नोड चलाओगे और दूसरे नोड पे अगर वो फेल होता है तो आपके आपके केस में आपको उसमें फिर लॉग को रिस्टोर करना पड़ेगा, और उसको रिस्टोर के बाद आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर अपना ये नोड फेल होता है इन केस ऑफ एनी फेलियर, तो हमारा ये नोड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए, इसके लिए अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आई उसमें हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं। मतलब उस टाइम पे क्या होता था, ये जो है ये डेटाबेस लेवल कॉन्सेप्ट है, राइट। मतलब अगर बैकअप ले रहे हो तो सिंगल डेटाबेस का लोगे, रिस्टोर कर रहे हो तो सिंगल डेटाबेस का करोगे। तो अभी हम इंस्टेंस लेवल ऑटो HA पे नहीं पहुंचे, ठीक है, डेटाबेस लेवल HA पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है, तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन आता है, जिसमें हम डेटाबेस लेवल HA अचीव कर सकते हैं थ्रू द सम ऑटोमेटिक फेल ओवर। तो उस केस में हमारे पास आता है मिररिंग। मिररिंग हमें सपोर्ट करती है कैसे, कि आपके पास 3 इंस्टेंस होनी चाहिए ऑन एन एवरेज, जिसको आप सिंगल डेटाबेस को फेल ओवर करा सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और डिफरेंट लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट आप इसको सेटअप कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपने
हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, हाई परफॉर्मेंस चाहिए, हाई सिक्योरिटी चाहिए, तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ़िगरेशंस, बेस्ड ऑन सम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मिररिंग आप वो अचीव कर सकते हो। तो ये तीनों टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं जो बात कर रहा था, ये क्या थी, डेटाबेस लेवल एचए थी। डेटाबेस लेवल एचए मतलब एक डेटाबेस पे हमें डेटाबेस लेवल, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई जिसको हमने टेक्नोलॉजी मतलब उसके बाद टेक्नोलॉजी ये हम क्लस्टर यूज करने पड़े। इसमें क्या हो गया, हम कंप्लीट इंस्टेंस पे ही अपना ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। कंप्लीट इंस्टेंस, इंस्टेंस कंप्लीट, कंप्लीट इंस्टेंस माने जितने भी डेटाबेस है इंस्टेंस पे वो उठ के एक नोड से दूसरे नोड पे ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये जो कॉन्सेप्ट चलता था वो चलता था आपके शेयर्ड डिस्क पे। इसमें इसमें प्रॉब्लम ये होती थी, अगर मैं शेयर डिस्क यूज करता था तो सपोज करो रिसोर्सेज मेरे अलग अलग हैं, तो ऐसे होता था क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन। एक नोड ये है, सॉरी, एक नोड ये है, एक नोड ये है, ठीक है, दो नोड हैं, और इस नोड पे मेरे पास जो डिस्क है वो सॉरी वो मेरी कॉमन है, ठीक है। दोनों ही आपके नेटवर्क डिस्क को यूज करते थे, जिसको हम सैन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये कि शेयर्ड डिस्क होती थी, जिसमें क्या होता था कि हमने नोड 1 और नोड 2 पे इनको मैप कर देते थे। तो इसको हमने बोल दिया P1 प्राइमरी नोड, और इसको हमने बोल दिया S1 सेकेंडरी नोड, राइट। तो जब क्या होता है क्लस्टर के केस में, जब आप प्राइमरी नोड पे अपना रिसोर्स रन कर रहे होते हैं तो एनीवेज वो इसी डिस्क को यूज कर रहा होता है, और ये नोड किसी कारण से फेल हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली रिसोर्स यहाँ से उठता है। रिसोर्स का मतलब यहाँ पे आपकी एसक्यूएल सर्विसेज से है, तो वो उठ के यहाँ चला जाता है। तो ये इस केस में आपको सिंगल कॉपी ऑफ डेटाबेस है, सिंगल कॉपी ऑफ डेटा है। हाउएवर आपको हाई अवेलेबिलिटी मिल गई, ऑटो फेलोवर मिल गया, वो सारी चीजें आपको मिल गया अगर आपके नोड डाउन होते हैं, अगर आपका रिसोर्स डाउन होता है, अगर आपका क्या कहेंगे उसको, इंफ्रा डाउन होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे सैन एक ही है, डिस्क एक ही है। अगर सपोज करो यही फेल हो गया तो देन क्लस्टर इज गॉन, नथिंग विल बी वर्क्स फॉर यू। हाउएवर क्लस्टर के ऊपर जो हमने टेक्नोलॉजी डिस्कस करी बैकअप एंड रिस्टोर, उसके केस में हमारे पास एक से ज्यादा कॉपी ऑफ डेटा होता था। लॉग शिपिंग में भी मोर देन वन कॉपी ऑफ डेटा होता है, डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशन, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, बट ये मेक श्योर करते हैं कि एक से ज्यादा कॉपी होती है। चाहे मिररिंग करें, चाहे लॉग शिपिंग करें, चाहे हम डेटाबेस का बैकअप लें, तो हमारे पास हमेशा मोर देन वन कॉपी होती है डेटा की। लेकिन क्लस्टर के केस में अगर मैंने बैकअप नहीं ले रहा हूं मैं, तो मेरे पास एक ही कॉपी होती है, और अगर ये सेन फेल हो गया तो देन योर सिस्टम इज कंप्लीटली गॉन। तो क्लस्टर के केस में सिर्फ ये फायदा है कि आपका ये रिसोर्स डाउन हो गया तो आप यहाँ पे ले आओगे और उससे काम चला लोगे, और ऑटोमेटिक फेलेवर होता है, बहुत क्विक टाइम में होता है, और नई रिक्वायरमेंट और नई टेक्नोलॉजीज में ये टाइम पहले से थोड़ा सा कम बेहतर हो गया है। पहले क्या होता था कि करीब 5 मिनट से लेके 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक का ब्रेक होता था एक नोड को मूव करने में, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो गया पुराने समय से, अब बहुत अच्छा हो गया। अब हमें पता भी नहीं लगता कि कोई इंटरप्शन आया, लेकिन थोड़ा कनेक्शन डिले हो जाता है, लेकिन इंटरप्शन नहीं आता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक और टेक्नोलॉजी की। अब ये टेक्नोलॉजी के केस में क्या था, इसमें क्या ड्रॉबैक था कि अगर मैंने सेन एक ही रखी है तो क्या होता था कि एक बड़ा बोटल नेक होता था। उस केस में क्या होता था कि हमारे पूरा ही सिस्टम अगर ये गया तो सब कुछ गया, ठीक है। अब फिर से माइक्रोसॉफ्ट ने नया कॉन्सेप्ट लेके आए, मतलब 2012 ऑनवर्ड्स ये लोग लेके आ गए थे ऑलवेज ऑन, ठीक है। ऑलवेज ऑन के केस में क्या होता है, सबकी अपनी अपनी खुद की डिस्क होती है, किसी को कोई इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग होता है। तो इसमें इन्होंने क्या मिक्स कर दिया, इसमें इन्होंने मिक्स किया कि अब आप ग्रुप ऑफ डेटाबेस को एक साथ रख सकते हो। अब आपके पास ये पॉसिबिलिटीज है कि आपको नहीं करना है, मतलब अननेसेसरी कॉपी उसकी क्या बोलते हैं, किसी अनयूज्ड डेटाबेस की,
जिसका आपको कम यूज है, उसका अब आपको नहीं रखना है, तो आप एक ऐसे डेटाबेस का ग्रुप बना लो जो आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। तो आपके पास 3 चीजें उसमें अवॉइड हो गई। पहली कि अननेसेसरी ऑफ डूइंग HA फॉर अनयूज्ड डेटाबेस और लेस क्रिटिकल डेटाबेसेस। तो उसमें क्या हो गया, आपके क्रिटिकल डेटाबेस के आपने वो बना लिए। दूसरा, आपको ग्रुप बनाने के अलावा एक से ज्यादा ग्रुप आप बना सकते हो, एक से ज्यादा आप ऑलवेज ऑन की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो एक इंस्टेंस पे। उससे क्या हो गया कि सपोज करो एक रिक्वायरमेंट है, मुझे हाई हाई सिक्योरिटी डेटा चाहिए, आई मीन इसमें 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन मोड होता है, असिंक्रोनाइजेशन मोड होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब तक वो प्राइमरी नोड पे लिखने से पहले सेकेंडरी पे नहीं लिख लेगा, तब तक डेटा आपका आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब तब तक वो मानेगा नहीं। तो इस केस में क्या होता है, इसको हम हाई सेफ्टी मोड बोलते हैं। हाई सेफ्टी मोड में क्या रहता है, परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन सेफ्टी हाई रहती है, मतलब डेटा जब तक दूसरी जगह नहीं लिख जाएगा तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। फिर एक और कॉन्सेप्ट आया इसी का, इसको बोला इन्होंने हाई परफॉर्मेंस। तो हाई परफॉर्मेंस का मतलब होता है असिंक्रोनाइजेशन, असिंक ट्रांजेक्शंस। ठीक है, असिंक। असिंक का फायदा क्या होता है, असिंक कैसे काम करता है, वो पहले केवल अपने अपने प्राइमरी नोड पे लिखेगा, यही लिखेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी चिंता नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट, फैफ मींस वो दे देगा वहां पे लॉक सेकेंड नोड पे, लेकिन भूल जाएगा कि उसने लिखा नहीं लिखा, एक्नॉलेज आया नहीं आया। उस केस में असिंक्रोनस होता है। और सिंक्रोनस के केस में क्या होता है, इट कुड वेट फॉर फायर, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। मतलब पहले लॉक्स जाएगी सेकेंडरी पर, लिखी जाएगी, उसका वेट करेगा, जब तक एक्नॉलेज नहीं कर देगा सेकेंडरी नोड तब तक वो प्राइमरी पर नहीं लिखेगा। अब इसमें जैसे जैसे वर्जन आगे आते गए, मिच्योर होता गया प्रोडक्ट, पहले ये होता था कि हमारे पास 2 नोट्स होते थे, फिर 2 के बाद 4 आ गए, फिर 8 आ गए, और इस तरह से ये मैच्योर होते होते अब हम एक से ज्यादा नोट्स बना सकते हैं। अब छोटा सा डिफरेंस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कोई आपसे पूछता है कि भैया स्टैंडर्ड एडिशन जो होता है डाटाबेस का, MS SQL का, वो कितने नोट सपोर्ट करता है, क्या वो ऑलवेज ऑन सपोर्ट करता है? तो ये चीज आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि सपोर्ट करता है या नहीं करता है, करता है तो किस लेवल पर सपोर्ट करता है। ठीक है, हालांकि स्टैंडर्ड एडिशन ऑलवेज ऑन सपोर्ट करता है, बट 2 रिप्लिका होती है, बट आप उसमें रीड ओनली रिप्लिका को यूज नहीं कर सकते, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वेरी लिमिटेड ऑफ फीचर्स होते हैं। तो ऑलवेज ऑन मोटा मोटा आप यही समझो कि इंटरप्राइज एडिशन पे सपोर्ट करता है, स्टैंडर्ड पे करता है विद वेरी वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। ठीक है, तो उसका डिफरेंस आप खुद पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहां तक हमें समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, क्लस्टर का। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा किसका, ये कॉन्सेप्ट हो गया 2 नोड का। इसमें हमने क्या किया, डीबी लेवल, ये हमारा इंस्टेंस था, यहाँ डीबी था, तो हमने इसमें डिफरेंट छोटे छोटे डीबीज बना दिए, और छोटे छोटे डीबीज हमारे आपस में, तो हम बैकअप ले रहे हैं या उनका रिप्लिकेशन कर रहे हैं, या हम उनको ऑलवेज ऑन के थ्रू सेटअप कर, सॉरी ऑलवेज ऑन कर, लॉक शिपिंग के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। छोटे छोटे डीबीज थे, जो डीबीज हमने एक सर्टेन डीबीज को आपस में कम्युनिकेट करा दिया। ठीक है, तो ये आपस में डीबी टू डीबी मैपिंग हो गई। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक मिनट देखते हैं उसका स्टेटस क्या है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इंस्टॉलेशन हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली। सो नाउ मेरे पास इंस्टॉलेशन मेरी कंप्लीट हो गई है इसमें, जिसका एक और मेरा सर्वर बना है, उसका नाम बना है SQL सर्वर 01। ठीक है, तो अब मेरे पास 2 इंस्टेंस हो गई, तो हमने कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल समझ लिया है। अब हम लेट्स कनेक्ट विद दिस इंस्टेंस। वन थिंग आई डोंट नो सर, रिजॉइन करके करें वापस। अभी तो 3 मिनट है ना, तो तब तक मैं ये कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, लेट्स कंप्लीट दिस पार्ट। सो इसके बाद हमने क्या बात कर ली,
ऑलवेज ऑन की, ठीक है। ऑलवेज ऑन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक से ज्यादा नोड होते हैं, सबका अपना अपना हार्डवेयर होता है, सब आपस में अपने कनेक्ट रहते हैं। सो देयर इज वन मोर कॉपी ऑफ द डेटाबेस अवेलेबल फॉर यू। तो अगर ये फेल हो जाता है तो उस केस में हमें कोई चिंता की बात नहीं है, ऑटोमेटिकली ग्रुप ऑफ डेटाबेस दूसरे नोड पे आ जाते हैं और वहां से आपका ऑपरेशन चलता है। अब चूंकि आपको आपके सर्वर को नहीं पता कि किस नाम से आपको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लिसनर का, ठीक है। तो लिसनर क्या करता है, ये इंश्योर करता है, यहाँ पे एक वर्चुअल आईपी होती है जिसको हम वीआईपी भी बोल सकते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज अ वीआईपी, इसको हम वीआईपी बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल आईपी, ठीक है। वर्चुअल आईपी क्या करता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि ऑलवेज ऑन ऑटोमेटिकली वर्चुअल आईपी को सपोर्ट करता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, अपना वर्चुअल आईपी देनी होती है इन दोनों को, मतलब इन सेटअप को, जिससे क्या होता है कि वो ये इंश्योर करता है कि जो भी अवेलेबल नोड है वो आपको उस नोड पर कनेक्ट कर देगा। तो सपोज करो इस तरह की एप्लीकेशन आपका काम करती है, ये हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मैंने ये मेरी एप्लीकेशन है, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आपका रोज अलग है, ये आपके डेटाबेस अलग है, और ये वर्चुअल आईपी, तो ये फेल हो गया तो ये इस पर कनेक्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये फेल हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, और ये यहाँ पे कनेक्ट करेगा। तो वर्चुअल आईपी इंश्योर करेगी, तो आपके पास ये इसकी आईपी सपोज करो 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, तो आपकी एप्लीकेशन हमेशा 3 से कनेक्ट करेगी, नो मैटर्स कि 1 चल रहा है नहीं चल रहा है, 2 नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन को उससे मतलब नहीं है, वो जो अवेलेबल नोड होगा उस पर ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस केस में ये वर्चुअल आईपी का रोल हो गया। लाइकवाइज जो आपका वो होता है क्लस्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें भी एक आपका वर्चुअल एसक्यूएल नेम क्रिएट हो जाता है, तो वो इंश्योर करता है कि कौन सा क्लस्टर कौन सा नोड अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली उसी पे कनेक्ट करता है। तो ये कॉन्सेप्ट वर्चुअल आईपी का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो अवेलेबिलिटी होती है वो इंस्टेंस लेवल अवेलेबिलिटी हो गई, डेटाबेस लेवल अवेलेबिलिटी हो गई एमएस एसक्यूएल में, और ग्रुप ऑफ डेटाबेस अवेलेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब हम इसमें कोई किसी के दिमाग में पता नहीं क्वेश्चन आया कि नहीं आया, बट हम इसमें रिप्लिकेशन अभी भी मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकनेक्ट करते हैं एंड वी जॉइन अगेन बैक, ठीक है।